नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन क्लासेस रामो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मनोविज्ञान की जो हम थ्योरी वाला पार्ट आपको करा रहा था टॉपिक वाइज, उसी वीडियो के साथ आज का हमारा नेक्स्ट वीडियो है और इसमें हम कवर करने वाले हैं बाल विकास के अंतर्गत पहला जो टॉपिक आता है शैशव अवस्था, उसको हम आज के वीडियो में कवर करने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एग्जाम में तो भर भर के यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। बहुत अच्छे से कोशिश करूंगा आपको समझाने के लिए और बहुत शार्ट मेथड में आपको समझाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि ये शैशव अवस्था होती है ना, तो इसमें कई सारे कंफ्यूजन होते हैं। उन कंफ्यूजनों को हम दूर करते हुए इस टॉपिक को हम कवर करने वाले हैं। तो अगर आप टीचिंग से रिलेटेड किसी भी एग्जाम की तैयारी करते होंगे तो आपके लिए वीडियो काफी महत्वपूर्ण होगी और वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो के प्रति आपको कोई भी डाउट हो या कंफ्यूजन हो, कमेंट करिएगा, हम जवाब देने की कोशिश करते हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि इसकी पीडीएफ चाहिए इस वीडियो की, तो टेलीग्राम पर चले जाइएगा, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं हमारा बाल विकास की अवस्थाएं। अवस्थाओं में अगर हम बात करें तो बाल विकास की अवस्थाओं में हम तीन ही अवस्थाएं पढ़ते हैं। कौन कौन सी? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था। अगर इसमें हम बात करें इन अवस्थाओं के समय की, तो यही मेन जो है समय माना जाता है 0 से 6 वर्ष और 6 से 12 वर्ष बाल्यावस्था की, किशोरावस्था की 12 से 18 वर्ष। बाकी अगर वैज्ञानिकों के अनुसार देखेंगे तो काफी कंफ्यूजन रहता है इनकी अवस्थाओं के समय के बारे में, लेकिन वहां से ज्यादातर क्वेश्चन नहीं बनते हैं। प्रश्न यही मेन चीज यहाँ से ही बनता है कि मेन इनकी अवस्थाएं जो होती है यही प्रचलित रूप में है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। आगे कुछ कथन है इस अवस्थाओं से रिलेटेड जो काफी महत्वपूर्ण है, उसको थोड़ा हम देख लेते हैं। जैसे शैशव अवस्था से पहला कथन है, और इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं ताकि आपको साफ साफ दिखे। चलिए, अब दिख रहा होगा साफ साफ। चलिए, यहाँ आप साफ साफ दिखेगा। चलिए, पहला कथन है शैशव अवस्था से रिलेटेड कि शैशव अवस्था को क्षणिक संवेग की अवस्था कहा जाता है। एकदम सही बात है कि शैशव अवस्था पूछेगा प्रश्न की क्षणिक संवेग की अवस्था किसे कहा जाता है, तो शैशव अवस्था को कहा जाता है। क्योंकि बालक जो छोटा होता है उसके बारे में, हर चीज के बारे में अनभिज्ञ होता है, तो उसके जो संवेग होते हैं वो समय दर प्रति दर, मतलब संवेगों की संख्या ज्यादा होती है, बदलते रहते हैं एकदम। कुछ मिनटों के बाद, मतलब सेकंडों के बाद ही उनके संवेग जो है बदल जाते हैं किसी के प्रति। तो क्षणिक संवेग की अवस्था कौन सी अवस्था? शैशव अवस्था। इंपोर्टेंट है, एग्जाम में बने हुआ है, ध्यान रखिएगा। सामाजिक मुस्कान की अवस्था जो है इसे ही कहते हैं शैशव अवस्था को। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बना हुआ है, तो पॉइंट ध्यान रखिएगा। सामाजिक मुस्कान की अवस्था, पहली बार पॉइंट ये सुन रहे होंगे तो इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, एग्जाम में बना हुआ है। सामाजिक मुस्कान की अवस्था शैशव अवस्था को कहा जाता है। अब क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब समाज में बालक रहता है तो वो अलग अलग लोगों को देखकर मुस्कुराता रहता है, मतलब कोई रंगीन चीजें दिख जाती है उसको तो उसको मुस्कुराने लगता है, तो उसी को सामाजिक मुस्कान की अवस्था कहते हैं। उसके बाद अनुकरण और दोहराने की अवस्था, इसी ही अवस्था को कहा जाता है। ये जितने भी पॉइंट है ना, ये सभी पॉइंट एग्जाम में बने हुए हैं, तो पॉइंट को एकदम ध्यान रखिएगा। अनुकरण, छोटा होता है, उसके बारे में किसी भी चीज के बारे में उसके जो है अनुभव नहीं होता है उस बालक को, तो इसीलिए वो दूसरों का अनुकरण कर कर उसको वैसा करना चाहता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दोहराता है, बहुत चीजें हैं इस अवस्था में, तो अनुकरण की और दोहराने की अवस्था, इसी अवस्था को कहा जाता है शैशव अवस्था को। उसके बाद नार्सिज्म, आत्म अहम केंद्रित स्व प्रेम की अवस्था। ये तीनों पॉइंट एक ही है, एक ही अर्थ निकालता है कि स्व, नार्सिज्म, अहम केंद्रित, स्व प्रेम की अवस्था जो है शैशव अवस्था को कहा जाता है। मतलब बालक खुद से ज्यादा प्रेम करना चाहता है, वो सोचता है कि मैं ही हूँ जो दुनिया में, मैं ही सबसे बलवान हूँ, मैं ही सबसे कुछ हूँ, मैं ही जो हूँ, मैं हूँ, बस यही जो है बालक सोचता है। और ये किस अवस्था में सोचता है? तो शैशव अवस्था में ही सोचता है। ठीक है ना? कोई भी बालक, अगर दो बालकों की श्रेणी में अगर आप बंटवारा करेंगे तो जो छोटे बालक होते हैं वो चाहेंगे कि वो चीज हमें ही सिर्फ मिले, दूसरे को न मिले, तो उसी को स्व प्रेम कह सकते हैं आप मनोविज्ञान की भाषा में। तो ये 4 पॉइंट जो है शैशव अवस्था से काफी महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं हम, और आगे हमारा पॉइंट है बाल्यावस्था। बाल्यावस्था को थोड़ा समझते हैं। देखिए, बाल्यावस्था से एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है कि वास्तविक जीवन में प्रवेश की अवस्था जो है, इसी अवस्था को कहा जाता है बाल्यावस्था। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा, एग्जाम में कई बार रिपीटेड बना हुआ है। उसके बाद जीवन का अनोखा काल, इसी जो है बाल्यावस्था को कहा जाता है।
ध्यान रखिएगा, जीवन का अनोखा काल की बात करें तो बाल्यावस्था को कहा जाता है। और वास्तविक जो है जीवन में प्रवेश की अवस्था किस अवस्था को कहा जाता है, तो बाल्यावस्था को कहा जाता है। अच्छा, ये चीज, ये अनोखा काल, जो जीवन का अनोखा काल इसी बाल्यावस्था को कहते हैं। इस किस वैज्ञानिक ने कहा है, तो कोल और ब्रूस का नाम एक आता है। ध्यान रखिएगा, कोल और ब्रूस एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल कहा है। तो ये चीजें ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। हालांकि हम बाल्यावस्था कवर करेंगे तो उसमें आपको ये चीजें देखने को मिलेगी। चलिए आगे चलते हैं। किशोरावस्था से एक पॉइंट है, उसको देख लेते हैं। हालांकि किशोरावस्था हम एक अलग से वीडियो में पढ़ेंगे, बाकी जो महत्वपूर्ण पॉइंट हैं उसको हम देख रहे हैं इस वीडियो में। चलिए यहाँ पर देखिए, पहला कथन है कि जीवन का सुनहरा काल किसे कहते हैं, किशोरावस्था को। बहुत ही जो है सुख दुख की अवस्था है, आनंदमय अवस्था आप कह सकते हैं इस अवस्था को, इसीलिए जीवन का सुनहरा काल इसको कहा जाता है। यही जो है आपके भविष्य को बदलता है, इसी अवस्था में आपके भविष्य को बदला जाता है, तो इसीलिए जीवन का सुनहरा काल आप किशोरावस्था को कह सकते हैं। वसंत काल भी इसी को कहा जाता है। जटिल वो परिवर्तनों का काल भी किशोरावस्था को कहा जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट थे किशोरावस्था से रिलेटेड। बाकी आगे हम डिटेल में जब नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे किशोरावस्था से रिलेटेड अलग से, तो उस पर हम चर्चा करेंगे। चलिए अब अगला हमारा पॉइंट है कौन सा, तो सहसावस्था। सहसावस्था को कवर करते हैं एक एक पॉइंट से रिलेटेड। चलिए, जैसे परिभाषा से रिलेटेड कि सहसावस्था में कौन कौन से वैज्ञानिक जो परिभाषा दिए हैं, जो महत्वपूर्ण है, जो एग्जाम में बने हुए हैं, उसको हम देख लेते हैं। पहला, वेलेंटाइन महोदय जी कहते हैं कि जो सहसावस्था होता है वो जीवन का आदर्श काल होता है। तो ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, जीवन का आदर्श काल जो है किस अवस्था को कहा जाता है, सहसावस्था को। किस वैज्ञानिक ने कहा है, तो वेलेंटाइन। ध्यान रखिएगा, किसने कहा, वेलेंटाइन। अगला परिभाषा है क्रो ए क्रो की। इन्होंने जो सहसावस्था या आप कह सकते हैं कि 20वीं जो शताब्दी होती है वो बालक की शताब्दी थी, इन्होंने कहा था क्रो ए क्रो। काफी पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट फ्राइड के महोदय के अनुसार कि जो बालक होता है वो जो कुछ भी बनना होता है वो 4 से 5 वर्ष में ही बन जाते हैं। जो कुछ भी बनना होता है वो 4 से 5 वर्ष में ही बन जाते हैं, ये फ्राइड महोदय जी कहते हैं। पॉइंट ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं और अगला हमारा जॉन लॉक से रिलेटेड परिभाषा है, इंपोर्टेंट है। इन्होंने कहा कि मस्तिष्क, जो बालक का मस्तिष्क होता है वो कोरे कागज के समान होता है, आप उस पर कुछ भी लिख सकते हैं। ये बात जो है जॉन लॉक महोदय जी ने कहा है। और टिबुला रासा वाला जो शब्द है ना, इन्होंने ही दिया था। तो पॉइंट ध्यान रखिएगा, वो DEET में बना हुआ क्वेश्चन है कि टिबुला रासा क्या है, वो चीजें जो है जॉन लॉक के द्वारा दिया गया था। और इन्होंने एक परिभाषा सहसावस्था से दिया था कि जो बालक का मस्तिष्क होता है वो कोरे स्लेट या कागज के समान होता है। आगे चलते हैं, अगला हमारा पॉइंट है शारीरिक विकास से रिलेटेड। ये कह रहा है शारीरिक विकास में कि भार अगर हम बात करें सहसावस्था में तो 6 से 8 पाउंड होता है, और पाउंड में ही क्वेश्चन बनते हैं, ये चीजें ध्यान रखिए। केजी में क्वेश्चन नहीं पूछता है, पाउंड में पूछता है। ये साइको में अगर क्वेश्चन पूछता है शारीरिक विकास से रिलेटेड, भार से भी रिलेटेड, तो 6 से 8 पाउंड ही मारिएगा, इसी के बीच में होना चाहिए। उसके बाद लंबाई की बात करें तो 51 सेंटीमीटर जो है सहसावस्था में उसकी लंबाई होती है। लगभग बालकों की लंबाई 51 सेंटीमीटर होती है, और बालिकों की लंबाई जो है, बालिका जो होती है उनकी लंबाई जो है 50.5 सेंटीमीटर के आसपास होती है। ये सहसावस्था की शुरुआत की बात हो रही है। उसके बाद हड्डियों की संख्या की बात करें तो 270 हड्डियां जो है सहसावस्था में होती है। तो पॉइंट ध्यान रखिएगा, अब जब बालक का विकास हो जाता है, मतलब किशोरावस्था पार कर जाता है, तो उसकी जो है हड्डियों की संख्या 206 हो जाती है। तो यहाँ पर जो सहसावस्था में पूछा जाता है 270 जो है हड्डियों की संख्या होती है। दांतों की संख्या कितनी होती है सहसावस्था में, तो 20 होती है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद धड़कन जो है बालक का सहसावस्था में कितनी बार धड़कता है, तो लगभग 150 बार जो है धड़कता है। तो ये शारीरिक विकास से रिलेटेड हो गया सहसावस्था में। एक ही जगह हम कवर करने की कोशिश कर रहे हैं सभी चीजों को, जो मेन पॉइंट है एग्जाम की दृष्टि से, तो ये चीजें ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं मानसिक विकास से रिलेटेड। इसमें जो है मस्तिष्क का भार पूछा जाता है, तो 350 ग्राम के आसपास जो है बालक का सहसावस्था में मस्तिष्क का भार होता है। बस इतना चीजें ध्यान रखिएगा। मानसिक विकास से यही पॉइंट जो है ज्यादा महत्वपूर्ण था, मैंने उसको कवर कर लिया इसमें।
आगे चलते हैं भाषाई विकास। भाषाई विकास की बात करें तो बालक जो है 11 माह के जब हो जाता है तब वो पहला या दूसरा शब्द जो है बोलना शुरू करता है। 1 से 2 शब्द जो है बोलना 11 माह में शुरू करता है। तो ये भाषा विकास से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, सहसावस्था से रिलेटेड, तो मैंने आपको ये भी करा दिया। उसके बाद आगे चलते हैं संवेगात्मक विकास, बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। अगर बात करें बालक के संवेगात्मक विकास की, तो उसमें अगर चिंतन की शक्ति की बात करें तो वो अतार्किक चिंतन करता है, मतलब एक सही तरीके से चिंतन नहीं कर पाता है किसी भी चीज पर बालक, तो उसी को हम अतार्किक चिंतन कहते हैं। तो सहसावस्था में बालक कैसा चिंतन करता है? अतार्किक चिंतन करता है। पॉइंट ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, बना हुआ क्वेश्चन है। और सहसावस्था में बालक की प्रवृत्ति कैसी होती है? तो वो जिज्ञासु प्रवृत्ति की जो है बालक सहसावस्था में होता है, हर चीज को जानने की इच्छा रखता है, कोई भी चीज देखता है तो ये पॉइंट थे जो है सहसावस्था से रिलेटेड, जो कि मैंने कोशिश किया कि आपको कवर कर लिया जाए छोटे से पार्ट में। बाकी आपको अच्छा लगे तो जरूर हमारे वीडियो को लाइक करिएगा। चलिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है उसको हम देख लेते हैं इन वीडियो में। जैसे पहला है सहसावस्था है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बना हुआ है और इसका उत्तर भी देने में काफी कंफ्यूज भी है, तो ध्यान रखिएगा, उत्तर ध्यान से मारिएगा। इसका पहला का सहसा अवस्था है क्या है भैया? पहला ऑप्शन है समायोजन की अवस्था, ऑप्शन बी है आत्मनिर्भरता की अवस्था, ऑप्शन सी है समस्या की अवस्था, ऑप्शन डी है अनुकरण की अवस्था। बहुत से लोग जो है इसका उत्तर जो मारेंगे वो डी वाला उत्तर मारेंगे, क्योंकि अभी हमने थ्योरी में आपको बताया था कि सहसा अवस्था क्या होती है, अनुकरण की अवस्था। मैं भी यही मारूंगा, लेकिन बुक में जो उत्तर दिया गया है वो समायोजन की अवस्था दिया गया है, और ये प्रश्न बना भी है और उत्तर भी यही माना गया है, समायोजन की अवस्था। अनुकरण की अवस्था तो आप मान ही सकते हैं कि यही है, लेकिन ये जो है उत्तर में माना गया था समायोजन की अवस्था। आप क्यों? क्योंकि सहसा अवस्था में बालक बहुत समायोजित करता है, मतलब जैसी परिस्थिति मिलती है उसके अनुसार वो ढलना शुरू हो जाता है बालक। वो कौन सी अवस्था? सहसा अवस्था, तो उसी को हम समायोजन की अवस्था भी कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। कंफ्यूजन था लेकिन पहला ही ऑप्शन उत्तर माना गया है। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर दूसरे पर। यह भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम में बना हुआ है और उत्तर भी काफी कंफ्यूज है इसका। तो चलिए उत्तर ढूंढिएगा। पूर्व बाल्यावस्था है। चलिए इसमें से पूर्व बाल्यावस्था कौन सा है वो आपको बताना है। इसमें से ऑप्शन आपके सामने है। पहला ऑप्शन पराधीनता की अवस्था, ऑप्शन पूर्व शालेय अवस्था, और सी संवेदनशीलता की अवस्था, डी है खतरनाक अवस्था। अब यहां से इसका उत्तर बताइए, आपके सामने है। उत्तर की बात करें तो इसका जो उत्तर हो जाएगा उसको हम बी वाले ऑप्शन के साथ जाएंगे। पूर्व शालेय की अवस्था जो है इसी पूर्व बाल्यावस्था को कहा जाता है। एग्जाम में बना हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऐसे ही आज के एग्जाम में बन रहे हैं जो आपको चुनौती दे सकते हैं प्रश्न। बाकी बहुत से लोग पहले ऑप्शन की जाएंगे कि पराधीनता की अवस्था हो सकता है, लेकिन इसका उत्तर जो है बी वाला माना गया है। पूर्व शालेय की अवस्था जो है पूर्व बाल्यावस्था को कहा जाता है। बी वाला ऑप्शन दूसरा का सही हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर तीसरे पर। तीसरा प्रश्न है कि 2 वर्ष के अंत तक बच्चों के कितने दांत निकल आते हैं? अभी हमने कराया इसको। चलिए इसका उत्तर आप बता देंगे। सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, 20 दांत जो है आ जाते हैं। अभी हमने इस पर चर्चा किया था। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न नंबर चौथा। प्रश्न नंबर चौथा है कि पूर्व बाल्यावस्था होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कंफ्यूजन वाला ये भी प्रश्न है। चलिए प्रश्न नंबर चौथा है कि पूर्व बाल्यावस्था होती है, कितनी समय की अवस्था ये होती है वो आपको बताना है। प्रश्न नंबर चौथा का ऑप्शन आपके सामने है, 2 से 5 वर्ष, बी वाला ऑप्शन 2 से 6 वर्ष, सी वाला ऑप्शन 3 से 5 वर्ष, और डी वाला ऑप्शन बहुत ज्यादा। चलिए ऑप्शन कौन सा सही होगा? मैंने सुना था कि पूर्व बाल्यावस्था जो है 3 से 6 वर्ष के बीच में होती है, आप भी पढ़े होंगे, लेकिन ऑप्शन तो कुछ और ही दिया है। तो कौन सा? अब अगर वैज्ञानिकों के अनुसार पूछता तब तो ऑप्शन मारने में आसानी होता, लेकिन वैज्ञानिकों के अनुसार पूछा भी नहीं है, तो मेन जो हम एकदम सटीक आंसर पकड़ेंगे तो वो हमारा सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। कुछ लोग कहेंगे कि ए वाला भी हो सकता है भाई, लेकिन अगर वैज्ञानिकों के अनुसार पूछेगा तब, लेकिन वैज्ञानिकों के अनुसार नहीं पूछा है तो हम सी वाले ऑप्शन के साथ जाएंगे। यही ऑप्शन सही भी होगा, एकदम 100%। सी वाला ऑप्शन चौथा का सही होगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर पांचवा पर। पांचवा प्रश्न करा कि सहसा अवस्था में रक्तचाप क्या होता है वो आपको बताना है। कम होता है, ज्यादा होता है, बहुत कम, बहुत ज्यादा। कौन सा ऑप्शन सही होगा
वो आपको बताना है प्रश्न नंबर 5वां का। उत्तर की बात करें तो शैशवावस्था में रक्तचाप की बात करें तो कम होता है, लेकिन जैसे जैसे बाल्यावस्था में पढ़ेंगे ना उस समय रक्तचाप जो है बढ़ जाता है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। ए वाला ही ऑप्शन सही होगा, कोई भी कंफ्यूजन करने की जरूरत नहीं है, बुक में भी यही ऑप्शन दिया हुआ है, 5वां का ए वाला। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 6वां। प्रश्न नंबर 6वां का रहा है, ये लगता है साइंस का क्वेश्चन है। लंबाई की वृद्धि का प्रभाव पड़ता है। चलिए किससे पड़ता है आपके लंबाई की वृद्धि पर प्रभाव? पीट पीट्यूटरी ग्रंथि का, थायराइड ग्रंथि का, क्लोम ग्रंथि का, प्रजनन ग्रंथि का। चलिए लंबाई की वृद्धि का प्रभाव पड़ता है, किस पर पड़ता है? ऑप्शन जो सही होगा वो पहला पीट्यूटरी ग्रंथि यानी जिसको हम पीयूष ग्रंथि हिंदी में कहते हैं, उसका प्रभाव पड़ता है। जब ये अनबैलेंस होती है ना तो आपके लंबाई में या तो ज्यादा बढ़ जाएंगे या तो बहुत कम बढ़ जाएंगे। एसटीएच हार्मोन स्रावित करता है जो आपके लंबाई को जो है मेंटेन करने का कार्य करता है। ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। साइंस से भी कह सकते हैं क्वेश्चन है, पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा इसका। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 7वां। बालकों के शारीरिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है वो आपको बताना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन आपके सामने। उत्तर की बात करें तो सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। पोषण जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है बालक के शारीरिक विकास में, तो सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा इसका। चलिए प्रश्न नंबर आगे चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न है 8वां। कितने माह का बालक बिना सहारे आसानी से बैठ सकता है? चलिए कितने माह का बालक जो है बिना सहारे के आसानी से बैठ सकता है वो आपको बताना है प्रश्न नंबर 8 में। उत्तर की बात करें तो इसका उत्तर जो हो जाएगा सी वाला ऑप्शन। 8 माह का बालक जो होता है वो आसानी से बैठ सकता है बिना सहारे के। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 है कि बालकों में इस ईर्ष्या की उत्पत्ति कितने वर्ष की अवस्था में होती है वो आपको बताना है, और आज का ये प्रश्न भी होगा। इसका हम जवाब जो है नेक्स्ट वीडियो जो आएगी उसमें हम आपको देंगे, तो इसका जवाब अभी हम नहीं दे सकते, अगले वीडियो में हम इसका जवाब दे देंगे। चलिए आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।